This meeting is being recorded. तो we just did or we completed our chapter. अब हमें पास्ट पेपर देखना है, तो मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के पास्ट पेपर्स की तरफ लेके जाता हूँ. आई एम ओपनिंग ईयरली पास्ट पेपर्स, और उस ईयरली पास्ट पेपर्स में विल गो थ्रू कि हमें कहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल मिल रहे हैं. ये हमारे पास एक सवाल आया है विच इज मई जून 2017 P2P. क्वेश्चन 2, ठीक है. एंड यहाँ पे कहा जा रहा है डिफाइन वेलोसिटी, ठीक है. ओके आसिफा, तो वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन है यस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. वालेकुम अस्सलाम. नाउ अब आपसे क्या कह रहे हैं. अब देखें हाफ प्रोजेक्टाइल है, फुल प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है. ये हाफ प्रोजेक्टाइल है. सो बॉल ऑफ मास 0.45 kg, leaves the edge of the table with horizontal velocity v. What we just discussed in the previous lecture, along x-axis projectile की velocity change नहीं होती. The height of the table is 1.25 meter and ball travels a distance of 1.5 meter horizontally before hitting the floor. बेटा आपको क्या बताया हुआ है, हाइट ऑफ द टेबल बताई हुई है, यानी डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस आपको पता है 1.25 मीटर एंड डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस आपको पता है 1.5 मीटर. और इसके अलावा आपको क्या पता है, मास पता है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं. ये ले रहा है. ओके, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. ये तो हमने भी कंडीशन में कंसीडर किया, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. कैलकुलेट फॉर द बॉल horizontal velocity as it leaves the table. ठीक है, horizontal velocity निकालने का बोल रहा है, तो जस्ट ऑब्जर्व व्हाट वी हैव. डिस्कशन देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर. बेटा इनिशियली इज द बॉल हैव एनी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, इनिशियली हमारी बॉल कैसे आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक है. तो बेटा हमारी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0, ठीक है. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस 0 है, तो
हाउ कैन वी फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? बिफोर दैट हमें टाइम पता होना चाहिए, तो टाइम निकालते हैं। बेटा अगर मैं, देखो मुझे पता क्या क्या है, बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, +9.81 ms माइनस टू। तो आई नो, अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को माइंड में लेके चलूं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, आई नो एक्सेलरेशन, आई नो डिस्टेंस, एंड आई वांट टू फाइंड आउट टाइम, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पता है और मुझे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी है। आई एम जस्ट ओनली लैकिंग ऑफ टाइम। तो यस अमन, I'll apply, and yes Ifra, I'll apply second equation of motion. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, initially along y axis, तो हमने कहा s equals to ut plus half ut square। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे s को मैंने कह दिया y, u को कह दिया मैंने uy t प्लस हाफ ut स्क्वायर। y पता है हमें 1.25, uy भी पता है इनिशियली 0 है, हाफ ए की वैल्यू पता है 9.81 टी स्क्वायर। 1.25 हो गया हमारे पास, 9.81 डिवाइड बाई 2 4.905 टी स्क्वायर। 1.25 डिवाइड बाय 4.905 स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, क्या वैल्यू आ रही है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल। क्या वैल्यू आ रही है? 0.504. So now we got the time and now we can find speed along x-axis. So along x-axis हम क्या करेंगे अब? s equals to ut plus half at square। now along x-axis एक्सेलरेशन तो नहीं होती है, तो ये पूरा फिगर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला बचेगा। नाउ जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इनिशियल होती है वही फाइनल होती है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी डज नॉट चेंज। तो आपको डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस पता है 1.5, और टाइम आपने अभी निकाल लिया 0.504। तो क्या वैल्यू आ गई इनिशियल वेलोसिटी की? आई थिंक 3 समथिंग आएगी, 2.97। राउंड ऑफ करके हम लोग 3.0 कर देंगे। ठीक है, तो we just found out the initial velocity along y-axis। सर जी सर मेरा सवाल था, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तो ये किस तरह लिखने होते हैं? जिसमें यहाँ पे 2.97 था, तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहिए था, या फिर किस तरह करना होता है राउंड ऑफ? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना होता है। ओके सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। the velocity just as it hits the floor। बेटा उसने नहीं बोला along x axis velocity है, along y axis velocity है, उसने बोला है सिंपल वेलोसिटी। तो जरा समझे बेटा, हमारा जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा होगा तो इनिशियली तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी होंगी, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होंगी, and just before it strikes the ground horizontal और vertical दोनों velocity होंगी। He said the velocity with which it strikes the ground। ठीक है, का मतलब he needs resultant velocity जो x और y दोनों का combined सिनेरियो हो।
Can you tell me the air? It's this. Sorry, but can you show it would take 30 seconds? Okay. ये लो. बेटा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है इस बार, बट अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होती, तो हाफ एटी स्क्वायर हो गया, हाफ ए की जगह जीरो, तो पूरी फिगर जीरो हो गई. दैट इज बाय हम लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं लगाया. चले आगे बढ़े. अब बेटा जो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी होती है वही फाइनल वेलोसिटी होती है. और वो भी क्या होगी, 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. तो हमारे पास सारा इंग्रेडिएंट है. वी नो टाइम, वी नो एक्सेलरेशन, वी नो इनिशियल वेलोसिटी. तो व्हाट विल डू, vy equals to uy plus half plus at. V equals to u plus at. First equation of motion. So with that we'll find out vy. क्या आंसर आएगा फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का? 4.94. जो कि हमने ऐसे ही लिख दिया. ठीक है. तो अब देखें बेटा, दिस इज आवर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आवर velocity along y-axis, which is 4.94, and this is our resulting velocity. ठीक है. So in order to find out resultant velocity, what do you have to do if you want to find the magnitude of resultant velocity? You'll have to apply what? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So v equals to under root v square plus 4.94 square. What will be the final answer? 5.78. 5.78, which is rounded off to 5.8. So this is the magnitude of the velocity. Now it's asking about what is the angle along horizontal. X axis से क्या angle है, मतलब it's asking about this angle. जहां से एंगल बनता है that is base. 90 डिग्री के सामने वाला है hypotenuse, and the remaining is perpendicular. ठीक है. So we need angle. तो हम क्या करेंगे, एंगल का ताल्लुक मैंने आपको पहले भी बताया था, बेस और परपेंडिकुलर दोनों से है. ठीक है. इन दैट वे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंगल विल अप्लाई tan थीटा. tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 4.94, बेस है 3. क्या आएगा एंगल? 58.7. 58.7, जी सर. यानी 59 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस.
ईमान, आप लोग बताएं चैप्टर 1 का टेस्ट कब लो? टेस्ट तो बना हुआ है, तो मुझे बता दें आप लोग, वेन एवर यू वॉन्ट कर लेते हैं टेस्ट। आई थिंक सैटरडे को कर लें, सही है? मैं 3 से 4 घंटे की टाइम विंडो रख देता हूँ, उसमें आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मे बी बिटवीन, क्योंकि सऊदी में सैटरडे वर्किंग होता है, तो एक काम करते हैं, 6 till 10 PM PST, जैसे 6 से 10 का टाइम रख देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के मुताबिक। सिंस सऊदी वगैरह 2 घंटे पीछे है, तो वो 4 से 8 हो जाएगा। उरूब, ये कौन है उरूब? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एनर्जी की तरफ जा रहा है, सिंस एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो बट वी कैन अप्लाई। आई मीन ये बहुत आसान सा काम है, बोलने काइनेटिक एनर्जी बताएं विद विच इट हिट्स द फ्लोर। तो एनीवन नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? Half mv squared. Half mv. Half You just told us about the mass, I think 0.45 kg था, yes, एंड वेलोसिटी हमने अभी निकाली है 5.8 square. What will be the value of kinetic energy? 7.6 joules. 7.6, 7.57, ओके, क्योंकि राउंड ऑफ हो गए 7.6 हो जाएगा। Loss in gravitational potential energy as it falls from the table to the floor. तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मास है 0.45, ग्रेविटी है 9.81, और जो हाइट उसने लॉस की है वो 1.25 थी। 5.52. 5.52। Explain why the kinetic energy of the ball in V3 does not equals to the loss of gravitational potential energy in V4। तो बेटा सारी की सारी kinetic energy gravitational potential energy में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही है? एनी आइडिया? मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होना चाहिए था। Sir, some is lost to heat. हाँ, सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, सही है? एक मिनट रुकिएगा, जी नहीं नहीं, 1 मिनट रुका, 1 मिनट रुका, एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही बोला है फ्रिक्शन लेस हमारे पास
प्रोसेस हो रहा है पूरा। बेटा सारी की सारी 7.6 जीपी में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही है? इसका रीजन क्या है? हमारी प्रोजेक्टाइल के पास इनिशियली भी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है? तो बेटा देखें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रही है? हाइट की वजह से आ रही है। और मेरा प्रोजेक्टाइल इनिशियली क्या काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा था? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये कुल मिला के बन रहा है 2.025, ठीक है? तो अगर आप यहां पे देखें, अगर मैं 7.6 में से 2.02 माइनस करता हूं, देखें मेरे पास इतनी ही आती है एनर्जी, सही है? तो व्हाट आई जस्ट सिंपली से, व्हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल डज नॉट इक्वल टू द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे? बॉल was initially having some kinetic energy along x-axis। सही है? ये ज्यादा बेटर होगा, बल्कि यही जवाब होगा, क्योंकि हीट लॉस तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। टकराने से पहले आवाज कैसे आएगी? टकराने के बाद आवाज आएगी ना, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा, जो कंप्लीट हो गया। लेट्स सी, और मजीद ऐसे सवाल देखते हैं। This question is from May June 2016 P21। Question 2। Ball is thrown from a point P with an initial velocity of 12 meter per second। सही है। At 50 degrees to the horizontal as illustrated। The ball reaches maximum height at Q. Air resistance is negligible। Calculate horizontal component of U। ओके, ये तो बहुत आसान है बेटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी जहां से एंगल बनता है वो कंपोनेंट होता है कॉस का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला है तो ये हो जाएगा u cos 50। u की वैल्यू क्या है? 12। 12 cos 50, ठीक है? एंड 12 7.71। 7.71, जो कि राउंड ऑफ हो गया 7.7 हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट u sin 50, 12 sin 50।
9.19. यस, देखिए 9.2 हो जाएगा। Okay. Initial velocity along, velocity along x-axis, velocity along y-axis हो गई. Show that the maximum height reached by the ball is 4.3 meter. तो बेटा, if I tell you maximum height, कौन सा axis है maximum height का? Y-axis. ठीक है? So let's jot down what we are given with for y-axis. तो हमारे पास y-axis की initial velocity आ गई. That is 9.2. फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के हो जाएगी 0. हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन को लेंगे -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट एल्स वी नो? बस. और व्हाट वी वांट टू नो? एस, डिस्टेंस. तो ये तो बहुत आसान हो गया. व्हिच इक्वेशन वी शुड बी यूजिंग? The first one. ये फर्स्ट वन में डिस्टेंस नहीं आता. We have to use yes. S plus 2a is equal to u v square square minus v u square. square. Yes. And s will be v square minus u square upon 2a. So v is 0, u is minus 9.2 square. 2 माइनस पहले लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9.81, माइनस 9.81 का आ रहा है. तो 0 हटा दें, माइनस 9.2 का स्क्वायर आ रहा है So it's giving 84.64. 4.3. और ये आ रहा है 19.62. तो वो ही राउंड ऑफ करके हम 4.3 मीटर बार फाइनल आंसर लिख देंगे. ठीक है? जी सर. हुज़ैफा, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि वर्टिकल मोशन खत्म हो रहा होता है और अपवर्ड मोशन खत्म हो रहा होता है और डाउनवर्ड मोशन शुरू हो रहा होता है. दैट इज व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट PQ. तो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मांग रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट मांग रहे हैं हमसे. ठीक है? अब इस पार्ट के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं PQ निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ये, दैट इज हाइट, और मुझे पता होना चाहिए ये, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अगर मैं हाइट को y कह दूं तो भी चलेगा. तो चलें देखते हैं. इसके लिए देखें 4 नंबर का सवाल है, इसका मतलब छोटी मोटी वर्किंग नहीं है कोई. सबसे पहले एक काम करते हैं. डू वी नो, वी डोंट नो टाइम ना, या वी डोंट नो. ओके, पहले एक काम करते हैं. अच्छा, हाइट तो मिल गई है, मैं सॉरी, हाइट तो मिल गई 4.3.
तो सही है, हाइट की मदद से टाइम निकालते हैं पहले, सही है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, along y axis यानी s इक्वल टू ut, या हम डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन में मोशन भी लगा सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी along y एक्सिस 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y एक्सिस पे 9.2, एक्सेलरेशन -9.81 और टाइम निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9.81 इक्वल टू 9.3। यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, 9.2 डिवाइड बाय 9.81, क्या आंसर आएगा, 0.93. ये टाइम किसका है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का ना, पूरे मतलब ये टाइम सिर्फ और सिर्फ यहां तक पहुंचने का है, नीचे कंप्लीटली आने का टाइम बल्कि नहीं, सही है सही, ये टाइम यहाँ तक पहुंचने का। तो इस टाइम में हमें पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसे देखना है हमें, सही है, तो हमें टाइम मिल गया 0.93 सेकेंड। अब देखें क्या होगा, along x axis s equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होती है, तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, सिर्फ uxt। तो ux हमारे पास क्या है, 7.7, तो t क्या है, 0.93, क्या आएगा आंसर, 15.8. 9, 7.16. बेटा आप देखें, आपको ये वाला डिस्टेंस भी मिल गया 7.16 के मान से। अब आपके पास PQ निकालने का आसान तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ बराबर हो जाएगा √2.3 का स्क्वायर प्लस 7.16 का स्क्वायर। जी बेटा, 8.35 यानी 8.4, ठीक है।
एक्सेलरेशन 0 क्यों है बेटा? along x axis हुदैफा velocity चेंज नहीं होती, यानी velocity यूनिफॉर्म रहती है. when the velocity is uniform, acceleration is 0. can we do test on Friday? You can, कोई मसले की बात नहीं है. वैसे फ्राइडे सैटरडे को आई वोंट बी इन कराची, तो हमारे क्लब का इवेंट है एक, तो विल बी आउट, लेकिन या आई कैन स्केड्यूल द टेस्ट. डन. शैल वी मूव अहेड? ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. सवाल थोड़े से कम होते हैं इसके, तो वी जस्ट हैव टू गो थ्रू एंड सर्च where should be, like एक सवाल और आ गया हमारे पास. दैट क्वेश्चन है फ्रॉम May June 2014 P23. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्केलर एंड वेक्टर. ये तो बहुत आसान सवाल है. व्हाट शुड आई राइट अबाउट स्केलर? A quantity which has magnitude but no direction. मैग्नीट्यूड यूनिट बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. यूनिट जरूर इंक्लूड किया करें, यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों में आते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, डू नॉट थिंक कि काइनेमेटिक्स के सिर्फ ये सवाल है. अभी मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्टाइल के सवाल दिखा रहा हूँ. काइनेमेटिक्स इटसेल्फ इज अ होल वर्ल्ड. उस छोटे, उस दुनिया के एक छोटा सा पार्ट है काइनेमेटिक्स, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन. अभी मैं सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन डील कर रहा हूँ. स्केलर quantities that are specified by magnitude and unit only, but do not require specific direction. Similarly, for vectors, we'll write quantity that are specified by magnitude, comma, unit, as well as specific direction. ठीक है. Now let's move ahead. A ball leaves point P at the top of the cliff with a horizontal velocity of 15 meter per second. बेटा अब यहाँ पे भी देखो, initially ball is traveling the horizontal velocity of 15 meter per second. So what is this?
Initial velocity along x-axis. शुरू में ही सवाल में बता रहे हैं that the ball is traveling initially horizontally. यानी initially there is no motion along y-axis. So velocity along y-axis initially is 0. What else we know? We know the height of the cliff is 25 meters. Y equals to 25. The ball hits the ground at point Q. Okay. The air resistance is negligible. Calculate the vertical component. Vertical velocity of the ball just before it makes impact with the ground. Okay. जमीन से टकराने से पहले पॉइंट Q से जरा सा पहले vertical velocity निकालनी है. Okay. And we need final velocity. Let's see what we have along y-axis. We have distance along y-axis, which is 25 meter. We have initial velocity along y-axis, that is 0 meter per second. We want to find out the vertical velocity, final velocity along y-axis. And we have, since the ball is moving down, acceleration of free fall. So yeah, with this, we can apply which equation of motion? We can easily apply which one? Third equation of motion. Okay? 2as equals to v square minus u square. And this is along y-axis. So 2a f की जगह y v square minus u square. So yeah, v square हो जाएगा 2ay plus u square. 2 ऐसी रहा, a 9.81, y 25, and u क्या है 0. What are we getting? 490.5. I got the same answer. 4? 490.5. 490.5. Square root निकाला? 22.1. 22.1. So that is 22. उधर इनिशियल वेलोसिटी 0 इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी इनिशियली हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है. So there is no component along y-axis. ठीक है? Cool. Show that the time taken for the ball to fall to the ground is 2.3 seconds. Once again, देखो काइनेमेटिक्स की सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? You know
what are you given with and which equation should be used. तो सबसे पहले साइड में एक डेटा बना लिया कर लो व्हाट यू आर गिवन विद. तो चलो टाइम टेकिंग टू फॉल द ग्राउंड. तो देखे अब मुझसे टाइम मांग रहे हैं. तो देखें अब तो सब पता है मुझे, बस टाइम नहीं पता. तो आई कैन गो द इजी वे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और आई कैन गो द अ बिट हार्ड वे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यही दो इक्वेशन है जिसमें टाइम आता है. तो v इक्वल टू u प्लस ut and that is along y axis. तो v हमारे पास पता चल गई 22, u 0 है, a 9.81 है और टाइम निकालना है. तो 22 इक्वल्स टू 9.813, t बराबर होगा 22 डिवाइड बाय 9.81. तो t क्या आ जाएगा, आई गेस यही आएगा 2.3 समथिंग, 2.24. 2.24, which is almost equal to 3.3. तो जो वो शो दैट के तौर पे मानता है ना, उसके आंसर को थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया करें, थोड़ा जोर डाल दिया करें, तो एग्जामिनर को जता सके आप. यू आस्क्ड, आई गिव, सो शो सम रिस्पेक्ट. अब देखें वैसे ही सवाल आ रहा है. पॉइंट पी पॉइंट क्यू का डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है. दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू. और ये आपको पता है 25 मीटर, and this one is not, you know. अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये. ठीक है, तो अगर मुझे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पता चल जाता है, आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. And luckily I have everything I need if I apply along x axis. Let's say second equation of motion as equal to ut plus half at square. I know along x axis acceleration 0 होती है क्योंकि velocity change नहीं होती, तो f equal to ut हो जाएगा. u से पहले ही हमें बता दिया along x axis 15 और टाइम हमने 2.3 निकाल लिया. What will be the answer along x axis? डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है, $34.5. 24.5, 24, 34.5. 34.5. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिल गया 34.5. तो विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम नाउ. PQ बराबर होगा √25 का स्क्वायर प्लस 34.5 का स्क्वायर. यस, फाइनल आंसर. $42.6. 32.6. 42. 22. No, sir, 42.6. 42. Yeah. तो राउंड ऑफ करके इट्स 43. And we just have last part of this question. Explain why distance traveled by the ball is different
from the magnitude of displacement of the ball. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क, तो बेटा डिस्टेंस तो हमारा ये कर्व पाथ था ना, एंड डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि कम होगा, ठीक है। डिस्टेंस will be more as it follows curved path of PQ, while displacement follows straight shortest path between PQ। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ आपने इस सवाल का लास्ट पार्ट भी डील कर लिया। Now tell me one thing, in the coming class, do we need to solve more questions related to projectile motion, or we should move towards the normal kinematics questions? Okay. So I'll see if I find any good question apart from the concept we just covered, तो मैं आपको करवा दूंगा। अदरवाइज हम नॉर्मल काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। चैप्टर तो जल्दी खत्म हो गया, बस पास पेपर बहुत सारे हमें सॉल्व करने होंगे, ठीक है। पेपर 1 भी करेंगे, पेपर 2 भी करेंगे, एंड काइनेमेटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, so don't get it easy, ठीक है। तो या we started past papers of kinematics, हम लोगों ने projectile motion के I think 3-4 सवाल आज किए हैं, so this is what we ended up with. Inshallah coming class में I'll look that if we have another question or good question related to projectile motion, we'll do that, and apart from that what we'll do, we'll start the other remaining questions of kinematics. So yeah, this is it. ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह Love, sir. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।